नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी पर। दोस्तों, आज की यह क्लास 2, 3 और 4 जुलाई को होने वाले यूपी टेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इस क्लास में हम यूपी टेट की हिंदी लेकर आए हैं। हिंदी के ये प्रश्न आपको एग्ज़ाम में काफ़ी हद तक मदद करेंगे, तो आप लोगों को इस क्लास को अंत तक पूरा देखना है और सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। सारे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम में आ सकता है। ठीक है, एग्ज़ाम में इन क्वेश्चनों के आने की संभावना रहेगी। आपका एग्ज़ाम चाहे 2 जुलाई को हो या 3 जुलाई को हो या 4 जुलाई को हो, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट 2 है। इससे पहले हम सेट 1 करा चुके हैं, ये दूसरा है। इसमें भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, तो आप लोग इन सभी क्वेश्चनों को तैयार कर लो। बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे। उससे पहले जो लोग स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आ रहा है स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम सर्वप्रथम किस विद्वान ने दिया था? ऑप्शन हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन बी हैं चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन सी हैं राहुल संकृत्यान और ऑप्शन डी हैं डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो बच्चों, उत्तर अपभ्रंश को सबसे पहले पुरानी हिंदी कहने वाले विद्वान चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। ऑप्शन नंबर बच्चों बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, इन्होंने अपने निबंध पुरानी हिंदी में इस तथ्य को प्रमाणित रूप से रखा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। बच्चों, इस क्वेश्चन को तैयार कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को मिल जाए। दूसरा क्वेश्चन है, अधिकार खोकर बैठे रहना यह दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंद को भी दंड देना धर्म है। यह प्रसिद्ध काव्य पंक्तियाँ मैथिली शरण गुप्त की किस रचना से उद्धृत हैं? साकेत, भारत भारती, जयद्रथ वध या यशोधरा। तो बच्चों, यह प्रसिद्ध पंक्तियाँ जो है राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त द्वारा 1910 में रचित प्रसिद्ध खंडकाव्य जयद्रथ वध की शुरुआती पंक्तियां हैं, जो अर्जुन के प्रतिज्ञा प्रसंग के आसपास घूमती हैं। तो ऑप्शन नंबर जो बच्चों सी बिल्कुल सही जवाब है। साकेत है, यह राम कथा पर आधारित महाकाव्य है। ठीक है, और इसमें मुख्य बिंदु क्या हैं? उर्मिला पर केंद्रित थे। भारत भारती जो है, यह देश प्रेम और राष्ट्रीय चेतना से ओतप्रोत रचना है। और यशोधरा जो है, यह गौतम बुद्ध की पत्नी यशोधरा के विरह और त्याग पर केंद्रित काव्य है। ठीक है, तो हमने सबको बता दिया ऑप्शन के अनुसार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। क्वेश्चन नंबर बच्चों 3 है, आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है? आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन हैं, जिसमें गाजीपुर के गंगोली गांव के शिया मुसलमानों की जिंदगी का चित्रण है? ऑप्शन है राही मासूम रजा, ऑप्शन बी हैं अब्दुल बिस्मिल्लाह, ऑप्शन सी हैं भीष्म साहिनी और ऑप्शन डी हैं यशपाल। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राही मासूम रजा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। आधा गांव आंचलिक उपन्यास में अपना विशिष्ट स्थान रखता है। इसके लेखक राही मासूम रजा हैं और इसमें भारत के विभाजन के समय के एक गांव के भीतरी यथार्थ और मानसिक बुनावट को दर्शाया गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1893, 1900, 1903 या 1910। तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893 में हुई थी। कब हुई? 1893 में हुई थी। 1900 में क्या हुआ था? 1900 में जो है इस वर्ष जो है इंडियन प्रेस प्रयाग से प्रसिद्ध सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन शुरू हुआ था। ठीक है, और ऑप्शन नंबर सी 1903 में क्या हुआ? आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन का कार्यभार संभाला था। और 1910 में जो इलाहाबाद में हिंदी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुई थी। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि सिद्ध साहित्य में प्रयुक्त संध्या भाषा या संध्या भाषा का वास्तविक अर्थ क्या है? ऑप्शन है शाम के समय गाई जाने वाली भाषा, ऑप्शन बी हैं अंत, ऑप्शन बी हैं अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली
प्रतीकात्मक भाषा। ऑप्शन सी है प्राकृत और अपभ्रंश के बीच की संधि भाषा। ऑप्शन डी है मगही और मैथिली का मिश्रण रूप। तो 5 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अंतः साधनात्मक अनुभूतियों को व्यक्त करने वाली प्रतीकात्मक भाषा। ठीक है। सिद्धों की भाषा को संधा या संध्या भाषा कहा जाता है, जिसका अर्थ ऐसी भाषा में से है जिसमें ऊपर में या ऊपर से कुछ और अर्थ दिखे परंतु भीतर गहरे आध्यात्मिक तांत्रिक जो है प्रतीक छुपे हों। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर ए क्या बोलता है बच्चों? ऑप्शन नंबर ए और बी और सी ये जो तीनों जो हैं ये सभी जो हैं भाषा विज्ञान की दृष्टि से सतही और भ्रामक का विकल्प हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 है महोरजसु शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इसमें कौन सी संधि है? ठीक है। एक क्वेश्चन से दो क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है। संधि विच्छेद पूछ रहा है और संधि का नाम भी पूछ रहा है। तो 6 का सही जवाब हो जाएगा महा प्लस ओजस्वी। ठीक है। महा प्लस ओजस्वी कहाँ दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी और वृद्धि संधि, विसर्ग नहीं वृद्धि। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है, महा प्लस ओजस्वी वृद्धि संधि। ठीक है। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर जो है 7 पर। क्वेश्चन नंबर 7 है मृत्युंजय शब्द में कौन सा समास प्रयुक्त हुआ है? द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास। तो 7 का सही जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर डी बहुब्रीहि समास। मृत्युंजय का विग्रह जो होता है मृत्यु को जीतने वाला अर्थात भगवान शिव, जब दोनों पद मिलकर किसी तीसरे विशेष संज्ञा पद की ओर संकेत करते हैं तो वहाँ बहुब्रीहि समास होता है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब है, बहुब्रीहि समास। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 है वह कल गाजीपुर से लखनऊ आया। वह कल गाजीपुर से लखनऊ आया। इस वाक्य में क्रमशः कौन से कारक प्रयुक्त हुए हैं? अपादान कारक और अधिकरण कारक, अपादान कारक और कर्म कारक, और करण कारक या संप्रदाय कारक, या फिर संबंध कारक और कर्म कारक। तो बच्चों 8 में क्या है? देखो वाक्य में गाजीपुर में अकेले अलग होने का भाव है, अतः यहाँ अपादान कारक है। लखनऊ में जो लखनऊ आया में क्या है? लखनऊ आया में जो है लखनऊ गंतव्य या कर्म के रूप में है, जहाँ को विभक्ति छिपी है लखनऊ को आया, अतः यह कर्म कारक है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बच्चों बी बिल्कुल सही जवाब है, बी बिल्कुल सही जवाब है। ए सी डी अन्य कारक जो है संयोजन के सही व्याकरण व्याख्या नहीं करते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। 9 है बरसा पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? बरसा पड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अत्यधिक क्रोधित होकर डांटना, अचानक वर्षा शुरू हो जाना, प्रेम पूर्वक गले मिलना, मान प्रतिष्ठा नष्ट करना। तो 9 का सही जवाब हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, अत्यधिक क्रोधित होकर डांटना। अत्यधिक क्रोधित होकर डांटना। ठीक है। बरसा पड़ना एक प्रसिद्ध मुहावरा है। क्या है? प्रसिद्ध मुहावरा है जिसका अर्थ होता है किसी पर अचानक बहुत ज़्यादा गुस्सा करना या बुरी तरह डांटना, जैसे गृह कार्य न करने पर शिक्षक छात्र पर बरस पड़े। ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आप लोग इसको रट लेना। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से तद्भव तत्सम का कौन सा एक युग्म अशुद्ध है? निम्नलिखित में से तद्भव और तत्सम का कौन सा एक युग्म जो है अशुद्ध है? ओझा, उपाध्याय, अंगीठी, अग्रिष्टिका, कड़ा, कटह, कपास, करपट। तो 10 का सही जवाब हो जाता है कपास करपट। ये जो है अशुद्ध शब्द है। ठीक है। कपास करपट नहीं होता। कपास के क्या होता है? कपास जो है तद्भव सही तत्सम होता है करपास। क्या होता है? करपास होता है। जबकि अन्य विकल्प दिए गए जो जैसे कि करपट का वास्तव में कपड़ा का तत्सम रूप है। ठीक है। ओझा, उपाध्याय बिल्कुल शुद्ध तत्सम तद्भव रूप है। अंगीठी, अग्रिष्टिका वर्तनी और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हैं। कड़ा, कटा, यह कड़ा या कढ़ाई का तत्सम कटाई होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन बच्चों 11 है उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है?
उप, उद, उन या उनी। तो उद, उद कहीं दिख रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब है। उन्मेष में जो है उद शब्द का उपसर्ग प्रयोग हुआ है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 12 है, जिसके पास कुछ भी ना हो। जिसके पास कुछ भी ना हो वाक्यांश के लिए एक शुद्ध शब्द क्या होगा? अकिंचन, दरिद्र, कृपण या असमर्थ। तो बच्चों जिसके पास कुछ ना हो, एकदम विपन्न या साधनहीन व्यक्ति हो, उसे उस वाक्यांश के लिए जो एक शब्द बनेगा वो अकिंचन कहते हैं। दरिद्र या गरीबी को दर्शाता है पर कुछ भी ना होना के लिए अकिंचन सटीक है। कृपण जो होता है इसका अर्थ है कंजूस होता है, धन होने पर भी खर्च न करने वाला। और असमर्थ जो किसी कार्य करने को योग्यता न रखता हो। ठीक है। दरिद्र क्या होता है? गरीबी को दर्शाता है दरिद्र। ठीक, धन होने मतलब कि गरीबी को दर्शाता है। और जो है सही शब्द जो है अकिंचन हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैदेही शब्द का किसका पर्यायवाची है? वैदेही शब्द किसका पर्यायवाची है? राधा, सीता, पार्वती या लक्ष्मी? वैदेही शब्द किसका पर्यायवाची है? तो जनक राज मिथिला के राजा को विदेह कहा जाता था। विदेह की पुत्री होने के कारण माता सीता को वैदेही कहा जाता था। इनके अन्य नाम जानकी, मिथिला कुमारी और भूमिजा हैं। तो क्या हो जाएगा? सीता। सीता बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। राधा, पार्वती, लक्ष्मी क्या हैं? राधा इन्हें उरस भानुजा यानी कि राधिका कहा जाता है। पार्वती इन्हें उमा, गौरी, शैलजा कहा जाता है। और लक्ष्मी जी को जो इन्हें चंचल, हरिप्रिय, रमा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन बच्चों है 14 नंबर है, निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। निम्नलिखित वाक्यों में से अकर्मक क्रिया वाला वाक्य चुनिए। सतीश ने केला खाया, बालक रात भर रोता रहा, अध्यापिका ने छात्र को पुस्तक दी, दर्जी कपड़े सी रहा है। पूछा क्या क्वेश्चन में? अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया होती है, सकर्मक क्रिया होती है। ठीक है। तो रोना एक आकर्मक क्रिया है। इसके व्यापार और फल दोनों का प्रभाव सीधे कर्ता यानी कि बालक को पड़ता है। इसके लिए किसी बाहरी कर्म की आवश्यकता नहीं होती है। केला खाया, खाना सकर्मक क्रिया है, इसमें कर्म केला है। पुस्तक दी, देना द्विकर्मक क्रिया है। कर्म क्या होता है? कर्म बराबर छात्र पुस्तक। कपड़े सी रहा है, सीना सकर्मक क्रिया है, कर्म कपड़े। तो यहाँ पर बालक रात भर रोता रहा। बालक रात भर रोता रहा। अगला क्वेश्चन बच्चों है 15 नंबर है, शशांक शब्द का सही अर्थ पर्यायवाची क्या है? सही पर्यायवाची क्या है? सूर्य, चंद्रमा, खरगोश या शिव? तो बच्चों शशांक का अर्थ होता है चंद्रमा। इसका संधि विच्छेद शश प्लस अंक जिसकी गोद में खरगोश का चिन्ह होता है। इसके अन्य पर्यायवाची जो हो जाएंगे भयंक, मयंक, सुधांशु, राकेश हैं। सूर्य इसके पर्यायवाची रवि, दिनकर, भानु हैं। खरगोश इसे संस्कृत में शश या शशक कहते हैं। शिव इन्हें चंद्रशेखर, आशुतोष कहते हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा, शशांक। ठीक है। अगले पे चलते हैं 16 पर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? मृत्यु, संस्कृत और संपादन, संसद। तो 16 का सही जवाब हो जाता है संपादन। संपादन एक पुल्लिंग शब्द है, जैसे पत्रिका का संपादन किया गया, ना कि की गई। मृत्यु स्त्रीलिंग है, उसकी कोई मृत्यु हो गई, उनकी या उसकी मृत्यु हो गई। और संक्रांति स्त्रीलिंग है, मकर संक्रांति मनाई जाती है, न जाता नहीं है। ठीक है। संसद यह अपवाद स्वरूप स्त्रीलिंग में गिना जाता है। संसद की बैठक चल रही है, इस प्रकार से। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अर्जन शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? अर्जन शब्द का सही विलोम शब्द क्या है? 17। तो अर्जन का अर्थ होता है कमाना या संग्रह करना। इसका सटीक विलोम व्ययन होता है, जिसका अर्थ होता है खर्च करना। तो व्ययन क्या हो जाएगा? व्ययन ऑप्शन में क्या दिख रहा है? हाँ, बी सही है, व्ययन। ठीक है। और ऑप्शन नंबर ए आपका वर्जन क्या होता है? इसका अर्थ त्यागना या निषेध करना होता है। और ऑप्शन सी है अनर्जन। यह भी विलोम शब्द जैसा प्रतीत होता है, परंतु मानक रूप व्ययन ही सर्वमान्य है। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 18, वह तोड़ती पत्थर देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर, इन प्रसिद्ध पंक्तियों के रचयिता कौन हैं? सुमित्रा नंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, जयशंकर प्रसाद। तो 18 का सही जवाब हो जाता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। यह पंक्तियाँ महाकवि निराला जी के प्रसिद्ध प्रगतिवादी यथार्थवादी कविता तोड़ती पत्थर से ली गई हैं। इसमें जो है समाज के श्रमिक वर्ग की पीड़ा का सजीव चित्रण है। तो ये ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पंत इन्हें जो प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है सुमित्रानंद पंत जी को, ठीक है। महादेवी वर्मा जी को इन्हें आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, राष्ट्रवादी कवित्री हैं। जयशंकर प्रसाद एक छायावाद के प्रवर्तक जनक माने जाते हैं और कामिनी के रचयिता हैं। क्वेश्चन नंबर 19, घृणा और आश्चर्य को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? घृणा और आश्चर्य को प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? विस्मयबोधक चिन्ह, अल्प विराम, कोष्ठक चिन्ह या योजक चिन्ह? तो हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, भय आदि जो है मनोभावों को व्यक्त करने वाले शब्दों या वाक्यों के अंत में जो विस्मयबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, ये इस प्रकार से होता है, ठीक है। ये विस्मयबाधक आपका चिन्ह हो गया। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। अल्प विराम थोड़ी देर रुकने के लिए, कोष्ठक जो किसी पद को अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक ये होता है, ठीक है। अल्प विराम ये होता है, ठीक है, ब्रैकेट में, ठीक है। इस प्रकार से अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। योजक चिन्ह ये होता है, प्रयोजक चिन्ह ये हो गया आपका, ठीक है। योजक चिन्ह जो है दो शब्दों को जोड़ने या द्वंद्व समास से जुड़े, जैसे सुख दुख, ठीक है, उस प्रकार से ये वाला का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ये जो है ये बिल्कुल सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, तरिने तनुजा तट तमाल तरवर बहुछाए, झुके कूल में जल परसन हित मानव सुहाय। इस पंक्ति में क्रमशः कौन से दो अलंकार मुख्य रूप से विद्यमान हैं? अलंकार पूछा, अनुप्रास, उपमा, यमक, रूपक, अनुप्रास, उत्प्रेक्षा, श्लेष और अतिशयोक्ति। तो 21 का बच्चों सही जवाब जो होगा 21 का अनुप्रास और उत्प्रेक्षा, ठीक है। अनुप्रास और उत्प्रेक्षा ऑप्शन नंबर कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर बच्चों सी में है, ठीक है, सी में। तो बच्चों क्या हो जाएगा 21 में? देखो पहली पंक्ति में ता वर्ण की आवृत्ति बार बार होने के कारण वृत्तयान उपरास अलंकार है। दूसरी पंक्ति में प्रयुक्त मानव वाचक शब्द के कारण उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त हो रही है, यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बिंद के बासी उदासी तपो व्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। इस पंक्ति में कौन सा रस जो है व्यजित हो रहा है? तो भैया 23 का सही जवाब हो जाता है हास रस, ठीक है, हास रस हो रहा है। क्वेश्चन नंबर चलेंगे 24 पर, किस आचार्य ने भरत मुनि के रस सूत्र की व्याख्या करते हुए अनुमिदितवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया? तो बच्चों 24 का जो सही जवाब हो जाएगा शंकुक। 25 पे चलेंगे, मूक कोई बाचाल पंगु ढलाई गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल द्रवहूँ सकल कलिमल दहन। उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा छंद है? तो 25 का सही जवाब है सोरठा। तो बच्चों आज की क्लास में हम 25 क्वेश्चन कराए हैं, आप लोग सारे क्वेश्चन तैयार कर लो। 25 में हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएं, ठीक है। संभावित प्रश्न यहाँ पर कराए जाते हैं, महत्वपूर्ण बच्चों के एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक है। तो आप लोग इन क्वेश्चन को तैयार करो, यदि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आपको हेल्प ही हो जाएगी, ठीक है। सारे क्वेश्चन तैयार कर लो, मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।